Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 24th of November 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस का डिस्कशन। सबसे पहले फ्रंट पेज पे देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर गया हुआ है रिगार्डिंग गवर्नर्स पावर टू विदहोल्ड अ बिल या डिलेइंग द बिल्स पास बाय द लेजिस्लेचर, उसके रिगार्डिंग जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और बेंच ने जो है वो बोला है कि इफ अ गवर्नर विदहोल्ड्स असेंट टू अ बिल इट मस्ट बी रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर एज सून एज पॉसिबल। और फिर से अगर असेंबली जो है उसको रीइनेक्ट कर देती है उस बिल को, तो उस केस में जो है जो गवर्नर है उसको नोट देना ही पड़ेगा, असेंट देना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है लेट डाउन किया है लॉ को दैट ए गवर्नर इन केस ही विदहोल्ड्स असेंट टू अ बिल should send it back to the state legislature as soon as possible और with a message to reconsider the proposed law। और अगर असेंबली जो है रिट्रेट्स कर देती है फिर से वो बिल को विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, तो गवर्नर हैज नो चॉइस और डिस्क्रिशन एंड हैज टू गिव हिज असेंट टू इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट जो है वो, मतलब जो व्यू है वो आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो सब्सटेंटिव पार्ट है आर्टिकल 200 का, वो एम्पावर करता है गवर्नर को टू विदहोल्ड असेंट टू द बिल, ठीक है ना। और उस इवेंट में क्या हो जाता है, अगर विदहोल्ड कर लेता है गवर्नर, तो जो गवर्नर है he must the governor must mandatorily follow the course of action which is indicated in the first proviso of the communicating to the state legislature as soon as possible। और उसमें एक मैसेज दिया जाएगा वारंटिंग द रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल, ठीक है ना। और अल्टीमेट अथॉरिटी की अगर बात करें तो अल्टीमेट जो डिसीजन है कि एक्सेप्ट करना है एडवाइस को गवर्नर को या ना नहीं करना है, जो मैसेज उसमें होगा वो कंटेंट किया जाएगा, वो किसके पास है अल्टीमेट अथॉरिटी, वो अल्टीमेट डिसीजन रहने वाला है लेजिस्लेचर के पास केवल, ठीक है ना। द मैसेज ऑफ द गवर्नर डज नॉट बाइंड द लेजिस्लेचर is evident from the use of the expression if the bill is passed again with or without amendment। तो इस चीज से उन्होंने क्लेरिफाई किया, सुप्रीम बेंच ने बोला है कि उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लियर है कि जो डिस्क्रिशन है, जो अथॉरिटी है वो लेजिस्लेचर है। और फिर कोर्ट ने ये भी बोला है कि गवर्नर हु चूजेस टू विदहोल्ड अ बिल विदाउट डूइंग एनीथिंग फर्दर वुड बी एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो बिना कुछ मतलब कोई बिना कुछ करे जो है उसको बिल को विदहोल्ड करके रखा हुआ है, तो मतलब वो एक तरह से कॉन्ट्रावेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। और गवर्नर क्योंकि एक अनइलेक्टेड हेड होता है स्टेट का एंड would be in a position to virtually veto the functioning of the legislative domain by a duly elected legislature। जो duly elected legislature है उसके कहीं ना कहीं फंक्शनिंग को, उसके जो legislative domain है उसको वो इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। जबकि जो गवर्नर है वो इलेक्टेड नहीं है। by simply declaring that assent is withheld without any further recourse, बिना किसी फर्दर रिकोर्स के, ना उसको वापस भेजा जा रहा है, उसको जस्ट डिले किया जा रहा है, अपने पास अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको रखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से उसको मतलब उनके फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो सच अ कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो कोर्ट ने ये बोला है कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट। बेसिकली वो क्या है, वो बेस है पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस यही है कि अगर लेजिस्लेचर ने पास करके बिल भेजा है गवर्नर के पास, तो या तो वो उसको विदहोल्ड अगर कर रहा है तो उसको फिर रिकंसिडर करके, अगर फिर से लेजिस्लेचर उसको पास करके भेज रहा है तो उसको असेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे सुप्रीम होनी चाहिए इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ना कि अनइलेक्टेड गवर्नर। ये बेसिकली यहाँ पे जो है जो जिस्ट है वो निकल के आया है, ठीक है ना। लश्कर तैयबा का कमांडर जो अकम्पलिश थे वो दोनों ही उसमें मरे हैं, जो ये JNK में एनकाउंटर होता कल हमने बताया था राजौरी में। तो जो कमांडर कारी हैं वो जो है माना जा रहा है कि उनको एलिमिनेट किया गया है विद, और जो वहाँ पे जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वार लाइक स्टोर्स जो है वो भी रिकवर हुए हैं एनकाउंटर साइट से। और करी जो है उसको माना जा रहा था कि मास्टर माइंड था बिहाइंड द डांगरी इंसिडेंट भी, और 2-4 और इंसिडेंट है जिनके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं एडिटोरियल्स की तरफ। सबसे पहला आज का एडिटोरियल एंड द सीक्रेसी। तो जो इंडिया मस्ट रेस्पॉन्ड मीनिंगफुली टू एलिगेशन अगेंस्ट एजेंट्स, तो जो अभी जो कल हमने बताया था कि रिज्यूम कर दी गई ई वीजा कैनेडियन सिटीजन्स के लिए, वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड रिस्टोरिंग द ट्रेवल टाइज विद कनाडा। और जो कि बेसिकली आप सभी को पता है सितंबर में स्नैप हो गई थी, रुक गई थी, अब जो है वो थोड़ा सा फिर से लाइन पे आने लगी है। हालांकि इंडिया ने पहले ही जो है कुछ कैटेगरी के वीजा जो है पिछले महीने ही जो है रिस्टोर कर दिए थे। ई वीजा और जो टूरिस्ट वीजा है वो अंडर सस्पेंशन चल रहे थे ड्यू टू थ्रेट टू इंडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम खालिस्तानी ग्रुप, और वो भी जो है वो भी अभी हमने शुरू कर दिए हैं। जो स्टेप है ये बिल्कुल ये नहीं कि जो नॉर्मल टाइज है फिर से रिस्टोर हो गए, लेकिन एक स्टेप जरूर है उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ट्रैवल वीजा जो है
दोनों साइड से जो कर्टेल कर दिए गए थे, तो बिज़नेस जो था वो और इन्वेस्टमेंट जो था वो भी इससे अफ़ेक्ट हुई है, ये टाइज़ भी। और स्पेशली क्योंकि कनाडा ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो टॉक्स चल रही थी वो भी उसने सस्पेंड कर दी, तो उनसे भी इफ़ेक्ट पड़ा था। उसके अलावा एक नई कंट्रोवर्सी ने और यहाँ पे स्पार्क दे दिया है, जो कि वाशिंगटन ने कल के न्यूज़पेपर में आई हुई थी कि उसने बोला था, अ, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी जो है, दे वर प्लॉटिंग टू टारगेट अनदर खालिस्तानी लीडर, और जिसका हमने नाम बताया था, गुरपतवंत सिंह पन्नून, जो है कल के न्यूज़पेपर में खबर थी। तो उसी तरह से यूएस ने जो है ये बोला है, तो इंडिया ने ये बोला है कि हम उसमें देखेंगे और वो करेंगे इसमें, ठीक है ना? और जो ये यूएफएस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इशू रेज किए हैं, ठीक है ना, ये वाला। और जो ये इशू है ये इंडिकेट ये करता है कि जो इशू है ओवर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इज फार फ्रॉम डाइंग डाउन डिस्पाइट न्यू दिल्लीज कन्वर्सेशन विद वेस्टर्न पार्टनर्स एट द 2+2 डायलॉग विद यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बावजूद भी अभी खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट का इशू है वो अभी भी एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ है। फिर हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने स्टेटमेंट इशू किया कि इंडिया इज एग्जामिनिंग द यूएस इनपुट, जो यूएस ने इनपुट दिए हैं या जो बताया है उसको एक तरह से एग्जामिन किया जा रहा है, एंड इट वुड टेक नेसेसरी फॉलो अप एक्शन। जो भी कुछ अगर मिलता है तो उस पे फॉलो अप एक्शन जरूर लिया जाएगा। डिसेप्टिव सिग्नल्स अक्टूबर's फॉरेन ट्रेड टाइडिंग्स प्रेजेंट ए पिक्चर दैट कुड वेल बी मिसरेड। तो अक्टूबर में थोड़ा सा जो है राइज देखने को मिला है मर्केंडाइज रेट में, दोनों में ही, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिला है। तो ये इसी के रिगार्डिंग ये है, जो मर्केंडाइज इंपोर्ट्स हैं वो शुरू करा है शार्प 12.3% ओवर लास्ट अक्टूबर, और नियरली 21% जो है सितंबर के टैली में वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमारा इम्पोर्ट है वो पहुंच गया ऑल टाइम हाई विद 65.03 बिलियन डॉलर के साथ। और जो ट्रेड डेफिसिट है इसके चलते वो भी जो है वो भी उसने भी रिकॉर्ड हिट किया है, और वो भी 31.5 बिलियन डॉलर पे ट्रेड डेफिसिट पहुंच गया है। तो जो ट्रेड इंपोर्ट है वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जो हाई इंपोर्ट्स हैं और जो लाइकली डेफिसिट है, जाहिर सी बात है इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो डेफिसिट तो होगा ही। ये जो ट्रेजेक्ट्री है इट नीड नॉट ट्रिगर मच एंजाइटी है, हालांकि अभी तक इसमें इतना ज़्यादा एंजाइटी तो नहीं आई है, लेकिन जो गवर्नमेंट है इट हैज बीन ट्राइंग टू रेन इन द इंपोर्ट बिल थ्रू सच मेजर्स and a slew of quality control orders, but boosting exports is more critical to support job creation and economic growth। जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है तो जॉब क्रिएशन की और इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप बूस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोर्ट्स भी आपके बूस्ट होंगे ही। और जो चिंता की बात वो ये है, जो अक्टूबर की हेडलाइन अपटिक था एक्सपोर्ट्स में वो स्टैटिस्टिकल किंक है। द शिपमेंट्स की जो वैल्यू थी वो 33.6 बिलियन डॉलर थी। इट इज एक्चुअली द लोएस्ट इन 12 मंथ। तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्चुअली घट रहे हैं, और 12 मंथ लो पे चला गया था, 33.6 बिलियन था जो वैल्यू थी, और ये लगभग देखेंगे तो 6% बिलो है 2021 के टैली के, तो उस पे तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन ए चाइल्ड्स माइंड, तो यहाँ पे बेसिकली जो जो लिंक है, ये जो चिल्ड्रन या एडोलिसेंट में जो लोग वायलेंस फेस करते हैं उनका पूरी लाइफ में उनके में आगे भी जाकर उनके डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है। तो जो चाइल्ड का एनकाउंटर है विद वायलेंस, चाहे वो पर्सनल हो या कलेक्टिव हो, इट सेट्स इन मोशन ए साइकिल ऑफ रिवेंज। कहीं ना कहीं वो एक साइकिल रिवेंज की देता है। ये किसने बताया था? ये बताया था मारिया मोंटेसरी ने, जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड लिखी है, एब्जॉर्बेंट माइंड लिखी है, इन सब में एजुकेशन एंड पीस लिखी है। उन सब में यही बताया उन्होंने कि जो भी चाइल्ड एनकाउंटर करता है वायलेंस के साथ, चाहे वो पर्सनल हो या कलेक्टिव हो, वो एक उसमें साइकिल ऑफ रिवेंज वाली मोशन जो उसमें जनरेट कर देता है, ठीक है ना। इसी तरह से सिमिलर आर्गुमेंट जूइश फिलोसोफर थे, राइटर थे, एलियस कैनेटी, उन्होंने भी दिए थे। उन्होंने भी ये बोला था, ही पॉइंट्स टू द सीड ऑफ रिवेंजफुल थॉट्स दैट द एक्सपीरियंस ऑफ वायलेंस लॉजेज इन द यंग माइंड। यंग माइंड के अंदर जो सीड्स बो देता है वो रिवेंज के, वो उसकी बात की थी। और ओवर द टाइम जो है वो एक फुल ब्लोन मोटिव में जो है जनरेट हो जाता है, ग्रो कर जाता है, और वो जो सोशल नॉर्म्स है उनको भी रजिस्ट करने लग जाता है, ठीक है ना। सेवरल रिपोर्ट्स अगर देखें हम यूनिसेफ की, तो वो भी ये डिस्कस करती हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिहेबिलिटेट चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस्ड और पार्टिसिपेटेड इन वायलेंस इनटू सिविक लाइफ। जिन लोगों ने वायलेंस झेली है या पार्टिसिपेट किया उसमें, उनको रिहेबिलिटेट करना कितना मुश्किल है, ये कई सारी रिपोर्ट में भी यूनिसेफ ने अपनी में बताया हुआ है, ठीक है ना। जो इजराइल का रिटेलिटरी असोल्ट बोला जाता है, जिसको बेसिकली जो इसमें ये अभी चल रहा था गाजा में, उसमें आपने देखा उसमें बहुत सारे जो अनप्रेडिक्टेबल आउटकम है, उनमें से जो एक आउटकम है जिसको हर कोई प्रेडिक्ट कर सकता है वो था साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन और स्पेशली एडोलिसेंट्स। उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट पड़ा है वो, है ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि
फिर उसने ये बोला कि हालाँकि इज़राइल ने ये बोला है कि हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन नो मैटर व्हाट एफर्ट देयर पेरेंट्स मेक इन द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में चाहे पेरेंट्स कुछ भी एफर्ट्स कर लें, द चिल्ड्रन हू हैव लॉस्ट ऑल सेम्बलेंस ऑफ चाइल्डहुड विल फुलफिल मोंटेसरी वर्स्ट प्रोफेसी द परपेचुएशन ऑफ वायलेंस। ज़ाहिर-सी बात है जो मोंटेसरी ने प्रोफेसी की थी कि वर्स्ट प्रोफेसी हो जाती है कि वायलेंस जो और फर्दर परपेचुएट होती है, ठीक है ना? अगर चाइल्डहुड में वो वायलेंस झेलते हैं तो। और सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड जिसकी हमने बात करी थी उसमें भी अंडरलाइन किया उन्होंने रोल ऑफ पीसफुल सर्कमस्टांसेस इन चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग कि बच्चे की अपब्रिंगिंग में जो उनका पालन-पोषण है उसमें किस तरीके से पीसफुल सर्कमस्टेंस किस तरह से रोल प्ले करती है वो उन्होंने बताया था। जितने भी मेजर इंडिविजुअल सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनके अगर आप रूट देखेंगे तो वो कहीं न कहीं चाइल्डहुड में ही मिल जाते हैं, ठीक है ना? ऐसा बताया उन्होंने। और एजुकेशन की बात करें तो कैन एजुकेशन मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ दिस मैसिव डोज़ ऑफ वायलेंट मिज़री तो क्या कर सकता है? तो प्रिंसिपल अगर इन प्रिंसिपल बात करें तो एजुकेशन में पोटेंशियल है, लेकिन अगर देखें सिस्टम ऑफ एजुकेशन अगर मोस्ट कंट्रीज में देखें आज के जो प्रेजेंट सिस्टम्स एजुकेशन है वो खुद ही उनमें दे लैक द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हार्नेस दिस पोटेंशियल वो जो पोटेंशियल की हम बात करें वो है बेसिकली एजुकेशन में, लेकिन उस पोटेंशियल को हार्नेस करने की एनर्जी नहीं है आज के जो प्रेजेंट में जो एजुकेशन सिस्टम्स है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। फिर होता है यहाँ पे रशिया, इज़राइल और यूएस की बात की कि वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड नेशंस में से आप देख सकते हैं वर्ल्ड में, लेकिन दे हैव फेल्ड टू यूज़ एजुकेशन टू नर्चर पीस क्या वो एजुकेशन को यूज़ कर पाए नर्चर करने के लिए, पीस के लिए नहीं। फिर इज़राइल में भी अगर हम देखें तो एजुकेशन हैज़ नॉट प्लेड अ पीस बिल्डिंग रोल वहाँ पे भी पीस बिल्डिंग रोल नहीं देखने को मिलता है इज़राइल में भी, ठीक है ना? contrasting portrayals of the past are common in contiguously located hostile nations across the world. They are just one more factor that keeps old hostilities alive. एक ही और फैक्टर की तरह काम करते हैं वो जस्ट कि वो जो हॉस्टिलिटीज है उनको फिर से जीवंत रखते हैं। नो वंडर एजुकेशन इनफोर्सेज एंड परपेचुएट्स डिवाइसिव आइडियाज जाहिर सी बात है एजुकेशन इन्फोर्स तो करता ही है डिवाइसिव आइडियाज को अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं प्रिपेयरिंग द एडल्ट माइंड टू एक्सेप्ट सच आइडियाज एज द ओनली वे फॉरवर्ड लेकिन ये है कि वो जो एडल्ट माइंड्स है उनको प्रिपेयर भी तो वही करता है कि वो अलग-अलग तरह के आइडियाज़ को जो एक्सेप्ट कर सकें और यही केवल वे फॉरवर्ड हो सकता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट फॉर होम तो बहुत अच्छा आर्टिकल है ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ऑथर ने बोला है कि हम बेशक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहे हैं हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करें लेकिन ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है किसके लिए? ठीक है ना? बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑथर ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले शुरुआत जो की है वो योजनाओं के साथ की है जो अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न कल्याण योजना बढ़ाई है 5 साल के लिए उसके लिए। तो उसमें ऑथर ने बोला है कि इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ इंडियंस को जो है उनको फ्री फूड ग्रेन मिलेगा टू स्टे ऑफ हंगर इन 2028 ठीक है? 2028 तक जो है भूखमरी से बचे रहने के लिए 80 करोड़ इंडियंस को जो है फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा। तो जो लार्ज स्वैथ ऑफ इंडियंस वो स्टिल बी हंग्री विद अ जीडीपी ऑफ 5 ट्रिलियन है। तो इससे मतलब ये समझिए कि बहुत सारे इंडियन जो अभी भी हंगर से सफ़र कर रहे हैं डिस्पाइट बिकमिंग 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन जीडीपी। तो इनसे बेनिफिट कौन हो रहा है ये जो 5 ईयर डैश है और ये टारगेट जो है उनसे। तो यहाँ पे जापान की ग्रोथ की स्टोरी ऑथर ने बताई है कि अगर आप जापान की स्टोरी देखें तो जापान में आज उसने कुछ चीज़ें बताई हैं कि क्या-क्या हो रहा है इसको पढ़ सकते हैं। तो इन सब से ऑथर ने क्लियरली ये बोला है कि जापान क्लाइम्ब टू द थर्ड पोज़ीशन इकोनॉमी वाइज़ जो है जापान तीसरे नंबर पे आया एंड इट हैज़ नॉट लिफ्टेड ऑल बोट्स इक्वली लेकिन वो ये सारे सेगमेंट को इक्वली नहीं अपलिफ्ट कर पाया है। इट हैज़ टोस्ड द वीक टू द मार्जिन्स वेयर दे लैंग्वेज बिकॉज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन स्टेरॉइड्स हैज़ अनपिक्ड द सेफ्टी कैच ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी टाइज़ की जो फैमिली टाइज़ और कम्युनिटी टाइज़ वो कहीं न कहीं वीकन हो गई है, वो कहीं न कहीं लॉस होती हुई नज़र आती हैं और जो मार्जिन्स पे जो लोग थे उनको एक तरह से और ज़्यादा धकेल दिया उसको, ठीक है ना? तो इसी तरह का इकोनॉमिक स्टेरॉइड जो है इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी ऑथर यहाँ पे बताना चाह रही हैं। इवन इफ दिस स्टेटमेंट वाज़ मेड पार्शियली टू से फेस द टू इकोनॉमीज़ इन टर्मोइल लेकिन ऑथर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि जापान पहले सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, उसका प्लेस किसने लिया? चाइना ने। लेकिन चाइना के साथ जो है जापान ने अपने जो है जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे रखे। वो उसने जो डिपेंडेंस थी, ट्रेड था वो नहीं उसने बढ़ाया। अगर आज की बात देखें तो चाइना जो है जापान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इट पेज टू एम्ब्रेस योर मेन कॉम्पिटिटर इवन इफ यू आर विश्व गुरु। तो ज़ाहिर-सी बात और इंडिया के लिए कॉम्पिटिटर का काम है, ठीक है? कॉम्पिटिटर का रोल प्ले कर रहा है चाइना जो है। तो ईगो फ्री एक्टिविज़्म जो है इट एन्श्योर दैट जापान हैज़ हेल्ड ऑन टू द थर्ड पोज़ीशन इन द वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग फॉर द लास्ट 14 और पिछले 14 सालों से जापान ने जो है थर्ड स्पॉट जो है वो पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ईगो फ्री एक्टिविज़्म उसने कोई ईगो वाली हर्ट वाली बात नहीं हुई कि हम सेकंड प्लेस पे आ गए तो कोई ईगो थर्ड प्लेस पे आ गए तो कोई ईगो हर्ट हो गई। और
अगर हम पैरेलल स्टोरी देखें इसके अगेंस्ट जापान की, ये तो इसकी ग्रोथ की स्टोरी थी। अगर पैरेलल ही जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे जो हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इट टुक सेंटर स्टेज, और जो स्ट्रेंथ है पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की, वो विदर्ट हो गई है, और जो मल्टी जनरेशनल फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर है वो एटमाइज हो गए हैं, मतलब अलग अलग हो गए हैं, बिखर गए हैं फैमिली स्ट्रक्चर्स ये सब, ठीक है ना। तो दिस वाज ए परफेक्ट स्टॉर्म इन द लाइव्स ऑफ द ट्रेडिशनल सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स, और जो सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स थे उनकी लाइफ में एक तरह, जो ट्रेडिशनल लोग थे उनकी लाइफ में एक तरह से स्टॉर्म का यहाँ पे काम हुआ है। जो वर्कर जो कंट्री साइड से जो है सैटेलाइट टाउन्स में आए थे, उनके पास इतनी अच्छी तो ना तो स्किल्स थी, और उन्होंने देखा कि ना वो इतने अच्छे ट्रेंड थे कि जो टेक्नोलॉजिकल सुनामी आई थी उसमें वो जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके या उनका कोई रोल रहे। तो इससे उनका जो है कोलैप्स ही हुआ है, फाइनेंशियल कोलैप्स भी है इसकी वजह से ही हुआ है, और जो सोशल विथड्रॉल है वो भी कहीं न कहीं इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की उन्होंने कि आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी इसी तरह की सुनामी से, इकोनॉमिक सुनामी की कस्प पे पहुंच चुकी है। हाउ डज द स्प्रिंट टू द टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन बोर्ड फॉर सिटीजन, और किस ये जो $5 ट्रिलियन जीडीपी की बात की स्पेशली इन 80 करोड़ लोगों के लिए जिनको अभी भी फ्री राशन देना पड़ेगा 2028 तक के लिए, उनके लिए कैसे ये जो है बेनिफिशियल होने वाले है उसकी बात की है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट पिवट्स तीन चीजों पे बताई है उसने यहाँ पे, कैपिटल पे, प्रोडक्टिविटी पे और लेबर पे। अगर कैपिटल की बात करें तो 2021 में 1% पॉपुलेशन के पास जो है 41% की नेशन की वेल्थ थी, और वहीं 50% के पास केवल 3% वेल्थ थी। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है कैपिटल की अगर हम बात करते हैं। जो डैश है टुवर्ड्स ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक ट्रॉफी, इट लाइज इन द ग्रिप ऑफ द रिसोर्स रिच पावर ब्रोकर। तो जाहिर सी बात है ये जो इसका जो मेन है वो सिर्फ इन लोग 1% के पास ही रहने वाला है जिनके पास 41% नेशन की वेल्थ है। और आयरोनिकली देखें तो इट इज द लो रिसोर्स सिटीजन हु आर फंडिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रपोज फाइट। और व्यंग्य की बात यहाँ पे ये है, दुविधा ये है कि ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग कौन कर रहा है, वो सबसे जो नीचे लो रिसोर्स सिटीजन है वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जीएसटी देखेंगे, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो 64% जीएसटी से आता है, और जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो 64% जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। वहीं पे टॉप 10 जो है वो केवल 3% ऑफ जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये देखिए कंट्रीब्यूशन जब बात आ रही है टैक्स में गवर्नमेंट की, तो किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? लोअर सेक्टर का। लेकिन जब वेल्थ की बात होती है तो सबसे ज्यादा किसके पास है? 1% के पास 41% है, वहीं 50% के पास केवल 3% है, जबकि वही जो लो बॉटम वाला सेक्टर है 50% पॉपुलेशन है वो 64% जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। वहीं पे जो हाईएस्ट टॉप जो 10% पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट केवल 3% करे। तो ये डिस्पैरिटी देख सकते हैं आप। फिर लेबर की बात करें तो जो अदर ड्राइवर ग्रोथ का लेबर, तो इट इज हैमस्ट्रंग ड्यू टू दुबियस एजुकेशनल स्किल अटेनमेंट्स एंड होल्डिंग डिजिटल लिटरेसी। तो इनकी वजह से जो है लेबर पे भी इफेक्ट पड़ा है। अलग-अलग एजुकेशन स्किल अटेनमेंट्स होने की वजह से और डिजिटल लिटरेसी आने की वजह से, हर कोई तो डिजिटल लिटरेट है नहीं, रूरल एरियाज में तो इतनी डिजिटल लिटरेसी है नहीं, तो उसने भी इफेक्ट किया है। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करते हो, इट इज जस्ट बिगिनिंग टू गेट अ बूस्ट थ्रू द क्रिएशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्रोडक्टिव को जस्ट थोड़ा सा बूस्ट मिलने लगा है जब से डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा क्रिएट होने लगा है। तो गवर्नमेंट के जो टूल हैं और जो सेक्टर्स हैं इस गोल को अचीव करने के लिए जो मिनिस्ट्री ने बेसिकली आइडेंटिफाई किए थे उनमें बोला गया क्या क्या? डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, डिक्रीज कॉर्पोरेट टैक्स, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ये सब प्रिफेस है किससे? मैंडेटरी मंत्र है जिनमें होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ इनमें सबको मंत्र दिया गया है। लेकिन ये जो कटिंग एज सेक्टर्स हैं या टूल्स हैं, दीज आर नॉट नेटिव टू द 80 करोड़ मार्जिनलाइज्ड सिटीजंस एंड टू द करोड़ ऑफ अदर्स। लेकिन जिन 80 करोड़ की हम बात कर रहे हैं उनके लिए वो नेटिव नहीं है, उनको वो इतनी अच्छी तरह से इनमें से किसी को भी वो नहीं जानते होंगे, ठीक है ना? और ऐसे ही करोड़ों और जो हैं उन वो भी इससे जो है अभी भी अनभिज्ञ हैं, ऑथर ऐसा कहना चाहते हैं। दे कैन नॉट सीज द अपॉर्चुनिटीज ऑन ऑफर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस और रोबोटिक्स और फिनटेक। जाहिर सी बात है, इनमें से किसी पे भी वो अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर सकते, ना एआई पे, ना डाटा साइंस पे, ना रोबोटिक्स, ना फिनटेक। ये उनके किस काम की है ना? ना अभी, ना अगले आने वाले 5 सालों में वो इस चीज़ का कोई इन पूरे स ये जो हमने 4-5 चीज़ें बताई इनका कोई यूज़ करने वाले हो, 80 करोड़ हो। क्या वो रोबोटिक्स का यूज़ कर लेंगे, डाटा साइंस का कर लेंगे, क्या एआई का कर लेंगे या फिनटेक का कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल, तो ये थोड़ी-सी सही बात की है। देयर आर आल्सो अदर इश्यूज़, तो और इस यही नहीं, इसके अलावा और भी इश्यू हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहला होता है बोला है पर कैपिटा इनकम अगर आप बात करें, तो इंडिया की पर कैपिटा $2400 है, और रैंक अगर देखें तो 149 है अमंग 194 कंट्रीज़ के बीच 2022 में। वहीं अगर आप जापान की बात करें तो एवरेज जो जापानीज़ पर कैपिटा इनकम है वो $34,000 है, ठीक है ना? और ये बेटर ऑफ देन है चाइना से, चाइना की 13,000 है। इवन चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है, लेकिन आप देखिए थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी होने के बाद भी ज जापान जो है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना?
व्हाट इज इंडियाज पर कैपिटा इनकम प्रोजेक्टेड टू बी एट $5 ट्रिलियन। तो वही ऑथर ने सवाल पूछा कि अगर $5 ट्रिलियन जीडीपी बन जाए तो पर कैपिटा इनकम जो है कितनी प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसका कोई अभी भी ऑफिशियल एस्टिमेट जो अवेलेबल नहीं करा गया है। और जो ये सेकंड दूसरा जो ऑथर ने यहाँ पे इशू बताया वो बताया कि जो नब है कि हमें $5 ट्रिलियन जीडीपी का वो टारगेट चेंज करना है, इज इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन और द इनइक्वालिटी इंडेक्स, कि जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है उसमें आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा हो रहा है इस $5 ट्रिलियन जीडीपी में, उसकी चीज है। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ बोथ चाइना एंड जापान आर मोर देन 50। तो अगर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जनरेट करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये इनइक्वालिटी इंडेक्स जो जाहिर करता है उसकी वैल्यू होती है 0 से 100। तो दोनों ही चाइना और जापान की अगर उसमें वैल्यू देखें तो 50 प्लस है। लेकिन अगर इंडिया देखें तो वहां पे तो इंडिया की वैल्यू केवल 21.9 है। तो ये जो डिवाइड है बिटवीन टू इंडियाज, एक रिच वाला और एक जो हमने बताया लोएस्ट वाला 50% जो लोएस्ट पॉपुलेशन है, उसके बीच जो ये जो डिवाइड है वो इस 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन का, वो और ज्यादा इसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पे सजेशन क्या है, इंडिया माइट बी ऑन इट्स वे टू अचीविंग दिस गोल। कंक्लूड ये किया है कि बेशक हम ये $5 ट्रिलियन वाले गोल को हम अचीव जरूर करने वाले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल रिमेन्स मैरून्ड इन द स्लो लेन्स ऑफ ओल्डर इंडिया। लेकिन अभी भी ओल्डर इंडिया के ही उसमें पड़ी हुई है, जहाँ पे ना उनके पास डिजिटल लिटरेसी है, ना उसके पास इतनी स्किल्स हैं, ना उनके पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर पा रहे हैं। तो इन सबसे अभी भी वो अनबिग है, और वो भी ऐसे ही अभी भी उसको ऐसे ही एक नए कारवां स्टॉर्म उनके ऊपर से एक जा रहा है, उसको इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। COP28 इंडिया इक्विटी डिमांड। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है रोज ही आ रही है अब तो उसमें ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ की जो प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज को, जब से जो है 1992 में UNFCCC बना है। ठीक है ना। और जो डिस्प्रोपोर्शनेट हिस्टोरिकल जो कार्बन एमिशंस है डेवलप्ड कंट्रीज के और डेवलपिंग कंट्रीज ने, तो डेवलप्ड कंट्रीज के उन्होंने किस तरीके से ग्लोबल कार्बन बजट को इम्पैक्ट किया है, और इंडिया का क्या स्टैंड रहने वाला है COP28 में कि उसको फेयर शेयर मिलना चाहिए नहीं कार्बन बजट में। तो आपको पता होगा जो UNFCCC है और पेरिस एग्रीमेंट है, इन्होंने एक्नॉलेज किया था प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग नेशंस कंसर्निंग क्लाइमेट चेंज। इसको हम बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, CBDR-RC प्रिंसिपल। और इसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग नेशन है, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनकी रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज है किसमें, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। और ये प्रिंसिपल जो है फिर से रिअफर्म किया था पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, जहां पे मेन एम क्या था कि जो इंक्रीज है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में उसको वेल बिलो 2 डिग्रीज रखना है अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और कोशिश ये करनी है कि उसको लिमिट किया जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक। हालांकि इसको अचीव करने में हम दिख नहीं रहे सक्षम है। जो IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट 6 है उसमें बोला है कि एवरी 1000 बिलियन टन ऑफ CO2 इन एमिशंस कोज इन एस्टिमेटेड 0.45 डिग्री सेल्सियस राइज इन द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। तो ये आप याद रख सकते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट 6 में बोला है IPCC में, इंटर पार्लियामेंट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। ठीक है ना। ग्लोबल कार्बन बजट क्या रखना है, तो डेफिनेशन आप जरूर याद रखें फिर पूछे। तो ग्लोबल कार्बन बजट बेसिकली रेफर करते हैं द मैक्सिमम क्यूमुलेटिव ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक CO2 emissions from the pre-industrial era to when such emissions reach net zero, resulting in limiting global warming to a given level within a given probability। इसको जो है ग्लोबल कार्बन बजट बोलते हैं। और ऑलमोस्ट 4/5 जो है हम ग्लोबल कार्बन बजट को हम डिप्लीट कर चुके हैं, केवल 1/5 जो है वो बचा हुआ है। और एक और ये भी बोला है कि अगर हमें 50% चांस भी अगर देखें, हम सिर्फ 50% चांस हो सकते हैं जो हम लिमिट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है उसको 50% अचीव करने के चांस ये हैं कि जो US है उसको नेट जीरो कब पहुंचना पड़ेगा 2025 में, रादर देन 2050 जो उसने बता रखा है। और जर्मनी को कब पहुंचना पड़ेगा 2030 में, जबकि उसने 2045 बता रखा है। और जो यूरोपियन यूनियन 28 का ब्लॉक है उसको 2031 तक पहुंचना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ऑफ 2025। ये 2050 2050 2045 उन्होंने जो अपने आप को नेट जीरो करने का टारगेट जो उन्होंने रख रखा है वो है। जबकि क्या जरूरत है 50% भी अगर चांस बनाने हैं इसको अचीव करने का, 100 भी यहाँ नहीं कह रहा, तो वो उन्होंने अभी बिल्कुल रिसेंट में 2025 तक, जर्मनी को 2030 तक और यूरोपियन यूनियन ब्लॉक को 2031 तक। ठीक है ना।
रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि कि जो क्यूमुलेटिव ग्लोबल एमिशन उसके रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो साउथ एशिया का अगर देखें तो सबसे कम जो है इसमें कंट्रीब्यूशन है, जिस साउथ इंडिया जो है वो साउथ एशिया में ही आता है। अगर हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव एमिशन देखें तो ओनली अराउंड 4% रहा है, और जबकि इस साउथ एशिया रीजन में ऑलमोस्ट 24% जो एंटायर वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रिजाइड करते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। जब मेंस आंसर राइटिंग में आएंगे तो आप ये दिखा सकते हैं कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होनी चाहिए, ठीक है ना। जो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्री का एमिशंस हैं साउथ एशिया के, वो केवल 1.7 टन CO2 इक्विवेलेंट है पर कैपिटा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में देखें तो 15.4 टन CO2 इक्विवेलेंट पर कैपिटा है, और वहीं पे जो वर्ल्ड एवरेज है वो भी 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर कैपिटा है। तो वर्ल्ड एवरेज से भी कम है, और जो नॉर्थ अमेरिका है उससे तो कई गुना कम है, ठीक है ना। कार्बन बजट क्यों मैटर करता है? क्योंकि कार्बन बजट ये मैटर करता है कि जो इंडिया है या साउथ एशिया की कंट्रीज है, वो अभी भी कार्बन एमिशंस उनका भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज अ फेयर शेयर ऑफ द कार्बन बजट एज a strategic national resource whose reserves are depleting rapidly due to over exploitation by developed countries। तो जो डेवलप्ड कंट्री ने ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है नेचुरल रिसोर्स रिजर्व्स का, उसके चलते हुए इंडिया को ये है कि अपना कार्बन बजट का फेयर शेयर मांगना चाहिए और हमें इंश्योर करना चाहिए हमें मिले। 2022 में अगर देखें तो ऑयल, कोल और गैस जो है उन्होंने अकाउंट किया था 30%, 27% और 23% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एनर्जी, जबकि सोलर और विंड एनर्जी जो है वो टुगेदर दोनों ने मिला के जो है केवल 2.4% कंट्रीब्यूट किया था। मतलब अभी भी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनका जो पावर है वो भी वही पावर मतलब दे रहे हैं सेक्टर, जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी एनर्जी वो अभी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या मतलब बेसिकली इंडियन इस गवर्नमेंट का स्टैंड हमने बता ही दिया कि एक तो हमने वो डिमांड करी है कि भाई हमें अपना रुकना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने और बहुत सारे जो है फ्रंट पे आके जो है कुछ इंटरनेशनल कंसेंसस में जो है एक मेजर रोल दिखाया है, अपना आपका अपना स्टेटस दिखाया है, और कुछ ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें। तो इसमें सबसे पहले आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस सब जानते हैं, हमारे जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कर लीजिए, IES से इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर लीजिए, या फिर जो हमारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसमें भी इंडिया ने एक एक्टिव रोल प्ले किया है। साथ ही साथ इंडिया ने एक लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन जो है वो किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो बेसिकली ये किस उससे एम है इसका कि स्प्रेड करें अवेयरनेस और गुड लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेज, और एस्टेब्लिश करें सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। यही बेस्ट वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो इंडिया को अपना जो फेयर शेयर ऑफ डिमांड है कार्बन बजट की या इक्विवेलेंट रेपरेशंस है वो जरूर मांगनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया है कि साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि कंजर्वेटिव प्राइस जो है वो है $50 पर टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज को जो है देना पड़ेगा, और जो कार्बन डेब्ट बढ़ेगा वर्ल्ड पे वो लगभग $51 ट्रिलियन जो है इसके हिसाब से बैठ जाएगा। जो इंडिया का हिस्टोरिकल एमिशंस अगर हम देखें 1850 से 2019 तक, तो हमारे पास कार्बन क्रेडिट है क्योंकि हमने बहुत कम एमिशंस किए हैं। तो कार्बन क्रेडिट हमारा कितना है 338 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के हमारे पास अभी पास जो है हमारे पास क्रेडिट बचा हुआ है, जो लगभग $17 ट्रिलियन के अराउंड बैठता है, ठीक है ना। अगर $50 पर ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के रेट से लगाएंगे तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिमांड कर सकती है इंडिया कि भाई हमें इस हिसाब से दिया जाए। तो हमें ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है और लेस रिटोरिक की ज़रूरत है फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने जो पास्ट में जो इतने एमिशंस किए हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको फाइनेंसिंग भी उन्हीं को करनी चाहिए, ठीक है। डीप फेक अलार्म की यहाँ पे बात हुई है, तो सबसे पहले तो मेनली कि इसको जिस्ट में अगर समझेंगे तो ये है कि जो डीप फेक कंट्रोवर्सी है जिसमें कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हैं, वो हाईलाइट किया उसने अर्जेंट नीड फॉर AI रेगुलेशन और सेफ गार्ड्स के लिए, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं दे पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर लीगल रिकोर्स, विजिलेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ AI बेस्ड सॉल्यूशन टू कॉम्बैट सच थ्रेट। इस तरह की थ्रेट्स को कॉम्बैट करने के लिए AI बेस्ड सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी बिल्कुल मांग हो रही है, और वो दिख भी रहा है, इसने इसको एक तरह से हाईलाइट किया है, ठीक है ना। जो केवल सिल्वर लाइनिंग जो है कंट्रोवर्सी में दैट एरप्टेड वो ये है कि इट हैज डिमांडेड द सोशल मीडिया यूजर्स फ्रॉम इंडिया पे अटेंशन टू द ग्लोबल कन्वर्सेशंस ऑन बोथ AI एज वेल एज द रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ टेक इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन। ये दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना है, अटेंशन पे करनी पड़ेगी। जो ग्लोबल कन्वर्सेशन चल रहे हैं AI पे, या फिर जो रेगुलेशन की बात हो रही है टेक में, टेक्नोलॉजी में, जो हैंड्स ह्यूमन के हैंड्स में बेसिकली जो आप साइबर थ्रेट वाली बात करें उसकी, या ये जो डीप फेक वगैरह के इशू आ रहे हैं उनकी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक वाइटल और हाई रिस्क एस्पेक्ट जो है डीप फेक्स का वो ये है दैट मेक सिस्टम्स एस्टैब्लिश्ड टू टैकल प्री एग्जिस्टिंग साइबर क्राइम्स लाइक मॉर्फिंग एंड रिवेंज पोर्न। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। नए टेक्नोलॉजी आए हैं तो नए कुछ इसमें और जो फ्यूचर में और इससे ज़्यादा और
हाई लेवल के भी आ सकते हैं। तो बैफलिंग रेट है जिस पे जनरेटिव एआई जो है वो एडवांस कर रहा है, मेक्स द रश्मिका कंट्रोवर्सी सीम ऑलमोस्ट माइल्ड इन द कंपैरिजन टू व्हाट द फ्यूचर होल्ड। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके हिसाब से तो बहुत माइल्ड है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वो हो सकता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने की और सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और विजिलेंस की भी ज़रूरत है। माइन्यूट एस्पेक्ट इन द गैमेट ऑफ एआई, मिसयूज ऑफ जनरेटिव एआई, ये हालाँकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक माइन्यूट मिसयूज है, लेकिन आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ सकता है। व्हाट रेज़ोल्यूशन एक्सिस्ट फॉर विक्टिम्स ऑफ डीपफेक्स करंटली इन इंडिया? ऐसा अभी कुछ नहीं है, इंडिया में कोई ऐसी वो नहीं बनाई है कि जो डीपफेक्स के विक्टिम्स हैं, उनके लिए क्या रेज़ोल्यूशन होगा, क्या किया जा सकता है। सब सलाह ही दे रहे हैं, ठीक है ना? प्रॉपर लेजिस्लेशन के लिए अभी भी वेट हो रहा है, जो डायरेक्टली एड्रेस करेगा डीपफेक्स को, जो एआई रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको भी। लेकिन मीनवाइल ये कर सकते हैं, जो इंटरनेट और लॉ एंथुसियास्ट हैं, वो ये हैप्पी ज़रूर हैं कि वो मतलब वो आपको हेल्प करने में मिल जाएँगे, वो आपको लीगल रिकोर्स बता देंगे, ठीक है ना? जैसे सबसे पहले तो ये है कि जो भी कोई विक्टिम है उसको एक कंप्लेंट करनी पड़ी है विद द नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के साथ। और जो नेचर है अगर डीपफेक का या मोर पिक्चर का, वो इंटीमेट वाला है, ठीक है ना? या इंटीमेट इमेज है विदाउट कंसेंट अपलोड करी है किसी ने, तो विक्टिम जो है वो हेल्प अवेल कर सकता है ऑनलाइन फोरम से, stopncii.org से, और जो बेसिकली सेफगार्ड करते हैं आपकी प्राइवेसी को, ठीक है ना? लेकिन इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट कैन बी डन टू प्रिवेंट सच कंटेंट फ्रॉम रीचिंग अनअवेयर कंज्यूमर्स? इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये रुक जाए? तो ये इट माइट बी पॉसिबल फॉर द सोर्स पोस्ट, बट व्हाट अबाउट द मीडिया फाइल्स दैट आर डुप्लीकेटेड एंड फॉरवर्डेड? तो जैसे व्हाट्सएप वगैरह यूनिवर्सिटीज़ है, उन पे तो बोला है कि ये पॉसिबल है कि जो सोर्स पोस्ट है वहाँ से वो उसको बंद कर दें, लेकिन जो मीडिया फाइल्स हैं जिनको बेसिकली डुप्लीकेट या फॉरवर्ड किया जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? फाइटिंग एआई विद एआई, ये एक ज़रूर बताएँ कि एआई का फाइट करने के लिए एआई से ही सॉल्यूशन जो है डेवलप करेंगे, एआई मॉडल्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे, जिससे डार्क एआई एक्टिविटी जो है उनको कंट्रोल किया जाए, और तभी होप हो सकती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन सोर्स टूल्स जो हैं इसी सेम वीन में जो है, जैसे कि नाइटशेड जो होता है उसका इलाज भी नाइटशेड ही होता है, तो उसके उसी हिसाब से जो है इसको देखा जा सकता है कि एआई का यूज़ ही जो है एआई अल्टर्ड मीडिया को या एआई के जो मिसयूज़ हैं उसको रोकने के लिए किया जाना चाहिए। ये सजेस्ट किया होता है यहाँ पे, ठीक है? आगे देखते हैं। एमजी नरेगा ऑडिट्स क्रॉसेस 50% लोकल बॉडी इन जस्ट 6 स्टेट। तो केवल केरल में ऐसी स्टेट है जहाँ पे 100% ग्राम पंचायत जो है वो कवर किया है सोशल ऑडिट्स के लिए, और स्टेट जो बाकी है उन्होंने कंप्लीट किया। जो ऑडिट है वो डिले हुआ है क्योंकि जो सेंटर है इट डज नॉट रिलीज द फंड्स फॉर द सोशल ऑडिट यूनिट्स इन टाइम। तो यहाँ पे ऑडिटेड पंचायत की अगर बात करें तो केरल केवल ऐसी स्टेट है जिसमें कंप्लीटेड सोशल ऑडिट किया है। ऑल एक्टिविटीज डन अंडर द एमजी नरेगा इन ईच ऑफ इट्स ग्राम सभा। और मैप में परसेंटेज आप देख सकते हैं, तो ये 0 से 20% रेड वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादातर तो ऐसी हैं जिनमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है, या 0 से 20% वाली है जिनमें, ठीक है? फातिमा बीवी, इनको सभी जानते होंगे, ये हमारी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज थी। वो जो है उनकी उनकी डेथ हो गई है, तो फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस एम फातिमा बीवी इनका नाम है, 96 इयर्स की एज में इनकी जो है डेथ हुई है। 1950 में वो फर्स्ट स्टूडेंट बनी थी टू कंप्लीट अ डिग्री इन लॉ विद फुल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, एंड 8 years later she emerged first in a competitive exam conducted by the Public Service Commission and joined the judicial services as a मुंसिफ। तो 1950 ये उनकी हिस्ट्री है। उसके बाद ईयर्स लेटर वो पहली जो है वुमेन मेंबर बनी थी कंट्री के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, आईटीएटी इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है फर्स्ट मुस्लिम वुमेन भी बनी थी टू एंटर द हायर जुडिशरी, और वो जज बनी थी केरल हाई कोर्ट में 1983 में। तो ये सारे इनके अचीवमेंट है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी जो भी हाई कोर्ट की जज बनी है, फर्स्ट वुमेन जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में 6 साल बाद उसके, ठीक है ना? तो ये सब इनके अचीवमेंट्स हैं। और वो गवर्नर भी रही हैं तमिलनाडु की फ्रॉम 1997 टू 2001। तो ये हमारी फॉर्मर ऑनरेबल जज थी जिनकी जो है डेथ हो गई। तो इनके बारे में याद रखें, कई बार वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं इनके बारे ऐसा, ठीक है ना? नीड अ रेगुलेटर लाइक सेबी फॉर एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से उसमें ये आया है। जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है संजीव सन्याल जी, उन्होंने बोला है कि इंडिया नीड्स अ रेगुलेटर दैट अंडरस्टैंड्स एआई एंड पेज अटेंशन टू हाउ इट इज इवॉल्विंग, कि जो एआई को अंडरस्टैंड भी करे और अटेंशन पे करे कैसे वो इवॉल्व हो रहा है। Someone needs to be held accountable for AI's behavior just as a company's board members are held accountable here। जैसे कंपनी के केस में कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, इसी तरह से एआई के बिहेवियर में भी कोई होना चाहिए जिसको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। तो नए रेगुलेटर की यहाँ पे मांग की गई है। उन्होंने बोला है कि ये रेगुलेटर होना चाहिए हु डज नॉट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट एआई बट मॉनिटर्स इट एवोल्यूशन। जो टाइम वेस्ट ना करे कि प्रेडिक्ट करने की एआई से क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा, वो उसकी इवोल्यूशन को बेसिकली मॉनिटर करे। उन्होंने ये बोला कि देयर
needs to be skin in the game and ex ante accountability and calls for regular audits. फिर ये भी बोला है कि some regulation for AI is needed and that AI regulatory norms will evolve reasonably fast. A system has to be put in place with manual override just like circuit breakers in the financial markets आने वाला है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट में सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, इसी तरीके से आपको एआई वाले बिहेवियर में भी या एआई में साइबर फील्ड में भी आपको इसी तरीके से जो है रेगुलेटर लाना पड़ेगा, जो इसमें कई बार जो सर्किट चलता है उसको ब्रेक किया जा सके। ये सजेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छा विचार है कि इस तरीके से लाया जाए। हर तरफ एआई एआई हो रहा है। Daily life after a stroke with proper rehabilitative therapy. तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द स्ट्रोक सर्वाइवर्स वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो मोटर, सेंसरी, विजुअल, swallowing, लैंग्वेज या कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट जो है दैट कैन लिमिट डेली एक्टिविटीज एंड रेस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट इन फैमिली वर्क एंड सोशल लाइफ। तो 2/3 एटलीस्ट है, ये 2/3 जो है पीपल जो सर्वाइव होते हैं स्ट्रोक के, वो इनमें से कोई सी ना कोई चीज फेस करते हैं जिससे उनकी जो डेली एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती हैं, रेस्ट्रिक्ट होती हैं। ठीक है ना। जो है एक्सटेंट है रिकवरी का, वो डिपेंड करता है बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे, जिनमें हेल्थ भी आता है और साथ साथ सोशल स्टेटस भी आता है। बिफोर द स्ट्रोक, एज, सिवियरिटी ऑफ द स्ट्रोक और जो क्वालिटी है रिहेबिलिटेशन रिसीव जो हो रही है उसको, उस पे उन सब पे डिपेंड करती है ये जो आपका रिकवरी मेथड है। ठीक है ना। एक और यहाँ पे स्मॉल विन ओवर अ बिग सेंसरी डेफिसिट पोस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के बाद आपको सबको पता होगा कि स्मेल जो सेंस ऑफ स्मेल है वो चली जाती थी, कुछ का टेस्ट भी चला जाता था। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये है कि जो स्टेलेट गैंग्लियन है, इट ब्लॉक हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट क्लस्टर हेडेक्स, फैंटम लिम्ब पेन, रेनॉल्ड्स एंड मेनियर सिंड्रोम्स, एंजाइना एंड कार्डियक एराइथमिया। इन सब को यूज करने के लिए ये रिसर्च इनमें जो है किया गया था कि लोगों में जो है वो इंप्रूवमेंट दिखाई दी है इसमें। जो लॉन्ग टर्म एनोस्मिया होता है, एनोस्मिया आप ध्यान रखें क्या होता है, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल को हम बोलते हैं एनोस्मिया। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको याद रखना है। और पेरोस्मिया क्या होता है, डिस्टोर्टेड सेंस ऑफ स्मेल या प्लीजेंट स्मेल टर्निंग फाउल, इसको बोलते हैं हम पेरोस्मिया। तो एनोस्मिया मतलब पार्शियल या फुल लॉस स्मेल का, और पेरोस्मिया मतलब डिस्टोर्टेड सेंस हो जाती है जब आपकी स्मेल की, या प्लेजेंट स्मेल जो है वो टर्न लगने लगती है, आपको फाउल लगने लगती है, उनको जो है हम ये बोलते हैं। ये बेसिकली क्या थे, सिक्वेल थे, लेट सिक्वेल थे कोविड-19 के। और इसके लिए रिसर्चर्स ने कुछ किया है कि लोगों में जो उन्होंने देखा है उनमें थोड़ा इफेक्ट दिखे हैं कि कुछ ट्रीटमेंट के बाद जो है उनमें रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने बोला कि 10 मिनट मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर कुड रिस्टोर द सेंस ऑफ स्मेल इन पेशेंट विद लॉन्ग कोविड। उनमें रिस्टोर होने के वो मिले हैं। तो ये है। ठीक। तो दिस इज इट। होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और जैसा भी आपको डिस्कशन लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। ठीक है जी। थैंक यू।